तो इस तरीके से भाई यहाँ पर मैंने आपको बताए साइंस के चैप्टर 4 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। और इस चैप्टर के केवल इतने 16 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये 16 प्रश्न जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-4 नंबर वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6-6 नंबर वाले, लगभग सारे प्रश्नों को वन वीडियो में कवर किया। वन वीडियो में सभी प्रश्नों को कवर किया है जो लगभग हर साल परीक्षा में आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करते हैं सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10 साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाइए, और जिसमें हमें जो भी चैप्टर हैं उनके जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन कराइए जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चन को हमें करा दीजिए और उनको हम पढ़ करके चले जाएं और वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएं। तो फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिससे लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम जो प्रश्न कराएंगे केवल उन प्रश्नों को तैयार कर लेना, केवल उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर की, और इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो के माध्यम से एक ही पूरी वीडियो में देख लेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है ना, फुल चैप्टर इन वन वीडियो में, एक चैप्टर में पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और इस बार का हमारा टारगेट है 95%, यानी हर एक स्टूडेंट का 95% लाना हमारा ये पूरा का पूरा कर्तव्य है, ठीक है। और 2024 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 101%, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं हर बार कराता हूं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो है हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो, संतृप्त तथा असंतृप्त, यानी भैया आपको बताना है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन लगभग हर साल स्टूडेंट आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, और ये क्वेश्चन या तो 4 नंबर में आ जाता है और या फिर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि वह यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, कितने, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि भैया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो देखिए आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं मान के चलता हूँ क्लास बड़ी होगी, लेकिन जो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर के अंदर वही के वही प्रश्न आपको 2024 के पेपर में रखे हुए मिल जाएंगे बस, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु एकल आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि भैया उदाहरण से समझिए, उदाहरण से हमें ये समझने को मिलता है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल आबंध है, यानी एकल आबंध उपस्थित होता है, तो भैया ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो भैया एग्जाम्पल के जरिए हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल जरूर देंगे जिससे कि क्वेश्चन आपको रटना ना पड़े और आसानी से आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसके PDF भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए इसमें क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन व कार्बन के मध्य
द्वि या तो त्रि, यानी द्वि या तो त्रि आबंध पाया जाता है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ पर क्या था, संतृप्त में क्या था भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने ये देखा था कि भैया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल की। देखिए इसका एग्जाम्पल इस तरीके से होता है कि भैया इसके एग्जाम्पल में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य में मैंने बताया कि सिंगल यानी डबल आबंध या तो ट्रिपल आबंध पाया जाता है, यानी 3 आबंध या तो द्वि आबंध पाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अगर यौगिक की संरचना की बात करें तो इसकी यौगिक की संरचना का नाम होता है एथीन। क्या होता है, एथीन। इसका एथीन नाम इसलिए होता है क्योंकि कार्बन की संख्या देखिए 1 2 है और बीच में हमारा द्विआबंध पाया गया, इसलिए यहाँ पर बच्चों इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि लगभग हर साल परीक्षा में आता है, और देखना 2024 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। आप फिर बाद में कहेंगे सर जी आपने जो क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन है कि क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। क्रियात्मक समूह के सभी सूत्र लिखिए, यानी आपको इसमें यह भी बताना है कि क्रियात्मक समूह जो होता है उसमें कई सारे समूह होते हैं, तो समूहों के सभी सूत्र भी आपको लिखने हैं। और ऐसे क्वेश्चन बड़ी परीक्षा में हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा है क्रियात्मक समूह, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्रियात्मक समूह, और इसमें आप लिखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में, देखिए कार्बनिक यौगिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया कार्बन से बना है, ठीक है, और उसके साथ चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु में से किसी एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर जुड़ने वाले समूह को क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पर उदाहरण से समझिए, ये कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, यानी किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई अन्य प्रक्रियात्मक समूह का एक अणु जुड़ जाता है, फॉर एग्जांपल OH, ठीक है, ये एक प्रक्रियात्मक समूह का एक सूत्र है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाता है, और इसी को यानी इस समूह को ही हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस डिफिनीशन आप लोग फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आपको इसकी PDF तो दे ही दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें बताना है क्रियात्मक समूह के सभी सूत्र, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्रियात्मक समूह के सभी सूत्र, क्योंकि भैया 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसके सूत्र भी पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए क्रियात्मक समूह के सभी सूत्रों में सबसे पहले देखिए विषम परमाणु यौगिक के प्रकार, और ये हैं इसके सूत्र। ये क्या है, इसके सूत्र। देखिए सबसे पहले अगर हम विषम परमाणु की बात करें तो इसमें 2 तरीके के विषम परमाणु आते हैं। सबसे पहला हेलोजन और दूसरा हमारा आ जाता है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। हेलोजन की बात करें तो देखिए हेलोजन हमारे क्लोरो हो जाता है, ब्रोमो हो जाता है, क्लोरो पूरा, ब्रोमो आयोडो। और इनके अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो क्लोरो को हम लोग Cl लिखते हैं, ब्रोमो को हम लोग सिंगल बॉन्ड में Br लिखते हैं, और आयोडो को बच्चों यहाँ पर हम लोग सिंगल आबंध में I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऑक्सीजन के यौगिकों के प्रकार की बात करें तो इसमें 4 तरीके के आते हैं। एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है और कार्बोक्सिलिक आता है, ठीक। और अगर हम एल्कोहल की बात करें इसके सूत्र की तो ये होता है सिंगल बॉन्ड में OH, और इसके सूत्र की एल्डिहाइड के सूत्र की बात करें तो ये होता है सिंगल बॉन्ड में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद भी करने हैं, क्योंकि भैया इनसे संबंधित एग्जाम में IUPAC नेम बनाने के लिए आते हैं। अभी मैं आपको IUPAC दिखाऊंगा तो आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कीटोन हमारा एक समूह है, और कीटोन समूह जो कीटोन प्रकार है इसका जो सूत्र है वो इस तरीके का है, ठीक है। और इसके बाद है कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक की अगर हम बात करें तो उसका सूत्र कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देखिए सभी को अच्छे से नोट कर लेना है, और इनके जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, जरा इसको देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड परीक्षा में 101% आएगा, ठीक है। लिख कर ले लो, 101% आएगा ही आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग फिर बाद में हमसे कहना कि वीडियो पर कमेंट करना, ये ज़रूर आएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन को जरा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि किसी कह रहा सजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी भैया आपको ये बताना है कि सजातीय श्रेणी जो होती है इससे आप क्या समझते हैं, और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको बतानी है। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हर साल 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं।
सबसे पहले आपको बताना है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो आप सजातीय श्रेणी से संबंधित चीज़ लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तथा जिसके प्रत्येक समूह में समान प्रक्रियात्मक समूह, यानी समान प्रक्रियात्मक कह लो या तो आप क्रियात्मक कह लो, ठीक है, समान प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो तथा जिसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर हो। किसका? CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझाता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, समझाते हैं अच्छे से। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई कार्बनिक यौगिक है, जैसे ये कार्बनिक एक यौगिक है, ठीक है, CH4 है कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, ये कार्बनिक यौगिक है और इसके कार्बनिक यौगिक की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है C2H2n+2। ठीक है, ये इस कार्बनिक यौगिक का फार्मूला होता है। ठीक है, और इस फार्मूले में अगर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में अगर हम लोग क्या करें, कार्बन की जो संख्या है ना, कार्बन की जो संख्या है ना, इसको अगर हम निरंतर बढ़ाते जाएं, जैसे मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, तो आपको देखने को मिलेगा एक समान क्रियात्मक समूह इसमें जुड़े होंगे और एक लय से ये CH2 के अंतर में दिखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको CH2 का अंतर मिलेगा, फिर आप डबल कार्बन बढ़ाएंगे, फिर से आपको CH2 का अंतर मिलेगा। तो इस तरीके से CH2 का अंतर आपको यहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, और ऐसी चीज़ को हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहली विशेषता आपकी है कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, पहली विशेषता बहुत ही ईजी है कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है या फिर कह लो सूत्र होता है, ये होता है CnH2n+2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर n की बात करें तो ये n जो आपको दिख रहा है, ये n हमारा यहाँ पर है कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी आप जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से आपको नए नए यौगिक प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा था एल्केन का सूत्र में कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और नया यौगिक आपको मिलता जाएगा। तो वही चीज़ है, पहला वाला जो आपका प्रमुख विशेषता, इसको नोट कर लीजिए और सेकंड विशेषता को समझते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारी प्रमुख विशेषता है कि श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का निश्चित अंतर होता है। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है ना, रफली मैंने समझाई थी कि जैसे कि अगर हम बात करेंगे मेथेन की, ठीक है, अगर हम बात करें मेथेन की और अगर हम बात करें एथेन की, तो मेथेन और एथेन में एक अंतर देखने को मिलता है, वो होता है CH2 का अंतर होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य में CH2 का अंतर होता है। ठीक है ना, तो अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में अगर हम कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ने के साथ साथ उसमें आपको CH2 का अंतर भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इसका आंसर भी काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समझिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि जैव शक्ति सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आती है और ऐसे क्वेश्चन लगभग हर साल 4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के लगभग हर साल आते हैं और इनको नहीं तैयार करके जाओगे तो भैया ये आपसे मिस हो जाएंगे। ठीक है, श्योर होते हैं ये सारे क्वेश्चन। देखिए जैव शक्ति सिद्धांत क्या, सबसे पहले देखिए इसको समझिए। देखो जैव शक्ति सिद्धांत को समझने से पहले हमको केवल और केवल जैव शक्ति समझना होगा कि ये क्या है। ठीक है, यानी जैव शक्ति हमारी क्या है इसको समझिए। तो देखिए सन 1815 तक, यानी सन 1815 तक जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता था, जबकि अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले लगभग सभी पदार्थों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता था। इस आधार पर वैज्ञानिक वर्जीलियस ने जीवधारियों में रहस्यमय जीवन शक्ति होने की कल्पना की, जिसे उन्होंने क्या कहा, जिसे उन्होंने जैव शक्ति कहा। ठीक है, जैव शक्ति कहा। आगे देखिए यहाँ से आपका जो आंसर होता है वो शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको जैव शक्ति बताया, बट आपको पूरा लिखना है, जैव शक्ति भी लिखना है और जैव शक्ति सिद्धांत भी लिखना है। देखिए इसमें से आप लिखेंगे कि वर्जीलियस का विश्वास था
कि ऑर्गेनिक पदार्थों की रचना इनऑर्गेनिक पदार्थों की रचना के नियम से भिन्न है तथा इस कारण ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। यानी जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता और ये कार्बनिक केवल सजीवों में ही निर्मित होते हैं, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें ही निर्मित होते हैं। और बर्जीलियस की इस धारणा को अन्य वैज्ञानिकों ने समर्थन किया और इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो फाइनली इस तरीके से आपको जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में इससे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और 4 नंबर में हर साल प्रश्न आता है ये, ठीक है। इसको तैयार कर लेना और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा तैयार कर लेना। जैव शक्ति भी पूछा जा सकता है और जैव शक्ति सिद्धांत भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है साबुन क्या है। यानी आपको इसमें यह बताना है कि साबुन क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना। 4 नंबर में हर साल आता है ये, ठीक है। कि भैया आपको इसमें बताना है कि साबुन क्या है और इसको बनाने की रासायनिक समीकरण लिखनी है और किसी एक साबुन का नाम भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें साबुन क्या होता है और यही घर वाला साबुन जो घर में आप लोग लगाते हो वही वाला साबुन। तो साबुन क्या है और इसको बनाने की रासायनिक समीकरण और किसी एक साबुन का आपको नाम भी लिखना है। चलिए देखिए साबुन सबसे पहले समझेंगे साबुन क्या होता है, ठीक है। साबुन देखिए, साबुन की डेफिनेशन आप लिखेंगे इसमें कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है, इसको अच्छे समझिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या तो पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, 15 सेकंड में पूरी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पूरी 15 सेकंड में डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखिए उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। देखिए हमने आपसे एक प्रश्न कहा था हमने प्रश्न में कि किसी एक साबुन का नाम भी लिखना है, ठीक है। यानी किसी एक साबुन का आपको इसमें नाम भी लिखना है। चलिए देखिए देख लेते हैं कौन सा साबुन है। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने एक सोडियम लिया, सोडियम स्टेरेटिक साबुन को, ठीक है। और इसको जो फार्मूला होता है C17H35COONA। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए इसको बनाने की विधि कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं और 101% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लिसरॉल को ले लेते हैं और देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि इसमें तीन अणु एक साथ जुड़े होते हैं, CH2 COO C17H35 एक तरीके से एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। एक कतार में एक तरीके से जुड़े होते हैं। केवल और केवल यहाँ पर CH2 का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 नहीं होता है। इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको प्रैक्टिस मत करना, इसको केवल याद कर लेना, ठीक है। और इस तरीके से देखिए ये जब 3 अणु आपस में जुड़कर CONE सोडियम लवण के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा यहाँ पर सोडियम स्टेरेट जो कि होता है C17H35COONA के 3 अणु प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन 100% आता है। साबुन से संबंधित एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा केवल और केवल इतना भी लिखकर चले आओगे ना, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बताइए 6 नंबर वाले प्रश्न में अगर आप इतना लिख दोगे तो कहाँ से कम है कि 3 नंबर मिल जाए। अगर पूरा नंबर 6 नंबर नहीं मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में और अगर ये 4 नंबर में आएगा तो 4 के 4 नंबर पूरे ही मिल जाएंगे। और अगर 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन तो अगर आपने इतना ही लिख दिया ना तो केवल आप तो यहाँ से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तैयार कर लेना। चलिए अब हम देखने वाले हैं जितने भी इस चैप्टर के, अब हम देखने वाले हैं भैया जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे क्योंकि भैया लॉन्ग क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं और एक क्वेश्चन तो हर साल इस बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 7वां प्रश्न हमारा है कि एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल की निर्माण विधि के 4 रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए सारे क्वेश्चन का जो आपको आंसर है ना, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो भैया अगर लॉन्ग को एक वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसी वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया है कि भैया इसके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक डाल दिया है और आप लोग वहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल की निर्माण विधि के 4 रासायनिक समीकरण लिखने हैं। यानी एथिल अल्कोहल को किस तरीके से बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उसके 4 समीकरण आपको लिखने हैं और भौतिक व रासायनिक गुण इसके लिखने हैं और साथ में इसके उपयोग भी लिखने हैं। ऐसे प्रश्न हर साल परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं,
ठीक है, ये 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न हमारा प्रश्न है कि भैया एसिटिक अम्ल, या देखिए एसिटिक अम्ल, देखिए एक प्रश्न आता है एथिल अल्कोहल वाला और एक आता है एसिटिक अम्ल वाला, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन, या तो 7 सेट बन के आते हैं, 7 सेट में ये क्वेश्चन बदल बदल के पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न हमारा है कि एसिटिक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की निर्माण विधि के 4 रासायनिक समीकरण लिखिए और भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए और साथ में इसकी उपयोग भी लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न आता है ये वाला भी। ठीक है, चलिए देखिए इसी का दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा रूप कह लो या फिर इसी का अथवा करके एक और प्रश्न आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये आता है प्रश्न इस तरीके से कि भैया इसमें बताना पड़ता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। इसमें यह बताना पड़ता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है और एसिटिक अम्ल की 4 अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, यानी 4, इसमें आपको ना तो भौतिक गुण बताने पड़ते हैं, ना ही रासायनिक गुण बताने पड़ते हैं, ना ही इसके आपको उपयोग लिखने पड़ते हैं। मतलब केवल और केवल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है वो बताना पड़ता है, और एसिटिक अम्ल की 4 अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण बोले तो इसको बनाने के 4 रासायनिक समीकरण आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये वाला भी 4 नंबर में आता है। ठीक है, 4 नंबर में नहीं, सॉरी, ये 6 नंबर में प्रश्न आता है। ये वाला प्रश्न 6 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा साबुनीकरण। अभी आपने क्वेश्चन देखा था साबुन वाला, ठीक है ना, साबुन वाला प्रश्न आपने देखा था। तो आपका जो साबुन वाला प्रश्न है ना, वो बोर्ड एग्जाम में आता है 4 नंबर का। लेकिन अगर ये प्रश्न अगर आया बोर्ड एग्जाम में और अगर आपने वो प्रश्न लिख दिया जो हमने बताया है, तो वहाँ से आपको 3 मिलेंगे। लेकिन इसका एक सटीक आंसर होता है, थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ता है कि साबुन की क्रिया जो होती है उसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है, जो मैंने आपको अभी बताया। और इसके बाद में आपको मृदु साबुन और कठोर साबुन के बीच में अंतर लिखना पड़ता है। साथ में साबुन की एक सफाई प्रक्रिया होती है जिसको मिशेल के अवधारणा के आधार पर समझाना पड़ता है, यानी मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाना पड़ता है। तो भैया उसको आपको लिखना है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल 6 नंबर का आता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि मिशेल क्या है, और उदाहरण द्वारा इसे भी समझाना पड़ता है, और साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया इसमें भी आपको समझानी पड़ती है। जो प्रक्रिया यहाँ साबुन की सफाई प्रक्रिया है, और उसी को हम लोग कह देते हैं साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया। तो अगर ये वाला प्रश्न आपने तैयार कर लिया तो इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में बदल बदल के लगभग बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर आपने ये दोनों प्रश्न तैयार कर लिए तो जितने भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि लगभग इसी टॉपिक से ही संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो लॉन्ग क्वेश्चन केवल और केवल मैंने 5 लिए हैं इस चैप्टर से, लगभग सारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हर साल आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बचे गए प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से हमारे टोटल 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वो प्रश्न हमारा है 13। और देखिए 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें आपको बताना पड़ता है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी पद्धति में नाम। देखिए आयुपीएसी जो होती है 2 तरीके से आती हैं, 2 तरीके से आयुपीएसी पूछी जाती हैं। कि सबसे पहले क्या होता है कि इस तरीके के आयुपीएसी के नाम दिए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके आयुपीएसी के नाम दिए रहते हैं, और आपको क्या करना पड़ता है कि आयुपीएसी के जो नाम होते हैं उनका यौगिक बनाना पड़ता है। तो प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी यौगिक पद्धति में लिखो। यानी आयुपीएसी जो होता है ना, उसकी संरचना आपको, यानी उसका जो नाम होता है, ठीक है, नाम आपको यहाँ पर बनाना है। जितने भी यौगिक है आपको, जैसे CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम होगा एथेनॉल। HCHO इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। CH3 CHO इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखिए CHO लिखा है ना, तो इसके बीच में कितने आपके कार्बन हैं, 2 कार्बन है ना, तो इसका 8 हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से आपके आयुपीएसी जो होते हैं उनका आपको नाम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आयुपीएसी हैं जो लगभग हर साल एग्जाम में 101% आते ही आते हैं, उनको मैंने इस वीडियो में ले लिया है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, इनको सभी को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको सारी परीक्षा में इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 13वां प्रश्न हमारा था आयुपीएसी, जो कि पहला टाइप था। ठीक है, आपको जल्दी से इनको नोट कर लेना है, इन्हीं में से इनकी प्रैक्टिस करनी है और यही आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना पड़ता है कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम के संरचना सूत्र लिखना पड़ता है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि 2 टाइप के आयुपीएसी पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो आयुपीएसी आता है उसमें क्या होता है भैया, सिंपल सा होता है कि
IUPAC आपको दे रखा होता है यौगिक, उसका नाम बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर नाम दिया रखा होता है और यहाँ आपको संरचना बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? यहाँ पर आपको संरचना बनानी पड़ती है। तो संरचना में आप क्या बनाएंगे? देखिए सबसे पहले अगर देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है संरचना वाले मैंने उनको IUPAC ले लिया। तो सबसे पहला आपका मेथेनल है, दूसरा है ब्रोमोपेंटेन है। मेथेनल में आप सिंपल है क्या करना पड़ेगा भैया, CH4 होता है मेथेनल का। इसके बाद अगर हम बात करें ब्यूटेनोन का तो भैया इसके बीच में O समूह आता है, ठीक है ना, यानी कार्बन के साथ ये वाला समूह पाया जाता है, ठीक है। तो ब्यूटेनोन का आप समझ जाएंगे। देखिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC मैंने लिए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट IUPAC आते हैं, इनको तैयार कर लेना, ठीक है, इन्हीं में से मिल जाएंगे। ये 5 इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना और यहाँ मैंने लिए टोटल 8, ठीक है, तो इनको भी तैयार कर लेना। तो इस तरीके से IUPAC पूरी फिनिश हो जाएगी इस चैप्टर की। अब रह गए प्रश्न हमारे हैं जैसे कि टिप्पणी वाले। तो जितने भी इस चैप्टर से टिप्पणी आती हैं, 2 तरीके की टिप्पणी इसमें भी पूछी जाती हैं। सबसे पहली टिप्पणी आती है परिभाषा से संबंधित, यानी परिभाषा से संबंधित टिप्पणी आती है, जिसको हम कह सकते हैं पहचान से संबंधित, किसी भी चीज़ की पहचान से संबंधित टिप्पणी आ जाती है। इसमें एक टिप्पणी आ जाती थी जैव शक्ति सिद्धांत वाली, तो मैंने उसको तो आपको बता दिया है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया इन्हीं में से टिप्पणियाँ आती हैं। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, 2023 के 7 सेट बन के आते हैं, तो 7 सेट में यही टिप्पणी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली टिप्पणी आती है सजातीय श्रेणी, दूसरी आती है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, तीसरी होती किण्वन, चौथी है क्रियात्मक समूह और 5वीं है समूह या मूलक, 6वीं हमारी है क्रियात्मक समूह और 7वीं है कार्बन की चतुसंयोजकता, ठीक है। तो ये 5 नहीं 7 टिप्पणियां हैं जो कि आपकी परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा है 15वां। अब देखिए लास्ट प्रश्न बच जाता है जो कि 16वां है, और इसमें जो टिप्पणी आती हैं वो आती हैं अभिक्रियाओं से संबंधित। किससे आती हैं? अभिक्रियाओं से संबंधित, ठीक है। तो अभिक्रियाओं से संबंधित कौन कौन सी टिप्पणी आती हैं? तो सबसे पहली आती है साबुनीकरण, दूसरी आती है एसिटीकरण, तीसरी आती है साबुन जो मैंने समझा दिया, तीसरा आता है साबुन की निर्मलीकरण क्रिया, ठीक है, साबुन की एक निर्मलीकरण प्रक्रिया होती है वो आती है, संकलन अभिक्रिया आती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है और मिसेल, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ मैंने लिए 7 टिप्पणियाँ और यहाँ पर भी मैंने लिए टोटल 7 टिप्पणियाँ, ठीक है। तो 7 लगभग आपको 14 टिप्पणी हैं जो तैयार करनी है इस चैप्टर के अंदर, और इस तरीके से 16 प्रश्न हमारे पूरे के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर मैंने आपको बताए साइंस के चैप्टर 4 के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, और इस चैप्टर के केवल इतने 16 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये 16 प्रश्न है जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-4 नंबर वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6-6 नंबर वाले, लगभग सारे प्रश्नों को 1 वीडियो में कवर किया। 1 वीडियो में सभी प्रश्नों को कवर किया है जो लगभग हर साल परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग लगभग इतना ही रखते हैं क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लाएंगे आपका सेकेंड चैप्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो उस चैप्टर के लिए वेट करिए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।